कि जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की जा रही है 175 की कि एक वकील है वो जब तक 2 साल की प्रैक्टिस नहीं करेगा वो वोट कास्टिंग कर सकता है लोअर बार में, जो लाहौर बार पंजाब बार जिस तरह है उसमें नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली। तो वो 2 साल बाद एलिजिबल होता है हाई कोर्ट लाइसेंस के लिए, हाई कोर्ट में तो वोट कास्ट करेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट की जा रही है इसका पर्पस क्या है कि वो नीचे लोअर जो है वो उसमें बार में वोट नहीं कास्ट करेगा? क्या ये उसकी राइट जो वोटिंग का राइट है उसकी वायलेशन नहीं है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वोट का राइट ख़त्म करना चाह रहे हैं या 2 साल का इसमें वक्फा रखना चाह रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन में 18 साल का वोटर जो कि ग्रेजुएट भी नहीं है या ज़्यादा लिटरेट भी नहीं है, हमारी 80% आबादी जो है ना अनएजुकेटेड है, उसको हम वोट का हक दे रहे हैं। वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी कि लेजिस्लेशन अदारे की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है ना वो वोट देता है। और ये जब एक वकील है जो 20-25 साल एजुकेशन हासिल करता है, फिर वो लॉ की एजुकेशन हासिल करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान पास करता है, वो सिविल क्रिमिनल सारे लॉ पढ़ता है, वो एज़ कम्पेयर जो एक ले मैन है 18 साल का वोटर है उसके मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको जो है ना उसको एबिलिटीज़ दी है। फिर एक वोट जो एक अमानत है, फिर उसमें एक अमानत है, उसको जब बार में जब वकील आता है तो उससे पहले अपनी इंटीमेशन देता है, उसकी इंटीमेशन जाती है, 6 माह की इंटीमेशन होती है, प्रैक्टिस करता है, तकरीबन 1 साल 1.5 साल उसको लग जाता है लाइसेंस लेते हुए, फिर उसका वोट बनता है। अब जब बार के इलेक्शन होते हैं, आपको पता बार के इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वाज़े होती हैं और बड़ी डेमोक्रेटिक होती हैं, कोई धांधली का उसमें इल्ज़ाम नहीं होता, कोई चीटिंग या इस तरह का नहीं होता। वहाँ पर जो वकला होते हैं, प्रैक्टिसिंग लायर होते हैं, और वो जो है सारे के सामने खुली किताब की तरह होते हैं। जब अपनी कंपेन करते हैं, अपने मंशूर पेश करते हैं और उनका साबका और मुस्तकबिल का सारा एक वकील को आइडिया हो जाता है। अब उसका वोट वहाँ पर कैंसिल करना मैं समझता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, वोट के राइट से महरूम करना। और 2 साल तक वो देखता रहे, 2 साल वो अपने की यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो अल्लाह की तरफ से है, जो उसको एक बार लाइसेंस जो अब तक दिया जा चुका है, तो उससे महरूम करना इलीगल। अच्छा सर, ये जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट है इसके अंदर एक वकील की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं टूवर्ड्स दिस क्लाइंट? देखें, सिर्फ बार एक्ट के अलावा आपकी हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस इदारे में, चाहे आप पीएन हो या जीएम हो, किसी भी इदारे पे, किसी भी स्टेज पर कहीं आप स्टेप पे खड़े हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटीज़ हैं। मॉरल ड्यूटी, शरई ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, वही आपकी ड्यूटीज़ हैं। आप डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते किसी भी स्टेज पर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो वकला का हो, चाहे वो जजेस का हो, चाहे वो अपने दूसरे किसी वापडा वगैरह किसी में भी। यहाँ जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, आपने ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी पर ही चलना है। चाहे वो वकील आपको मुकदमा दे, अगर कोई आदमी चीटिंग कर रहा है, अपने क्लाइंट्स को धोखा दे रहा है, तो वो हर जगह दे रहा है, हर जगह दे सकता है। इसकी जो असल थीम है ना वो यही है कि आप जहाँ भी खड़े हैं आपने ईमानदारी के साथ अपना मामला लेकर चलना है, ठीक है ना। ये बार एक्ट है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे आइन में आर्टिकल 62-63 दिया गया है, एक जो पॉलिटिकल बंदा है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में कहा गया कि वो सादिक और अमीन जो है होना चाहिए, आर्टिकल 62-63 है। क्या ऐसी कोई क्वालिफिकेशन वकला के लिए भी है कि वकील जब वो इस तरह क्वालिफाई करेगा तभी जाके उसको अच्छा वकील समझा जाएगा? नहीं, ये तो 62-63 की जो थीम है वो यही है कि सादिक और अमीन हो। वो तो हम हर जो पाकिस्तानी शहरी है उस पर आते हैं। और जो बंदा करप्ट है, जिसकी करप्शन साबित हो जाए या उसके कोलो फेल में तजाद आ जाए, किसी अच्छे इदारे या किसी सीट पर बैठा हुआ और उसकी वो वहाँ पर वो डिसक्वालीफाई हो जाए, तो उसको टर्मिनेट होना ही है। चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जजेस हो या किसी डिपार्टमेंट का बंदा हो, किसी स्टेज पर ऑन रिकॉर्ड अगर वो 62-63 से फारिग होता है तो उसको वो डिसक्वालीफाई होगा। अच्छा सर, कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बार प्रैक्टिशनर रूल्स हैं। उनमें से एक रूल जो आपको 175 जो बी है 74B जो है वो बात करता है कि अगर कोई वकील जो है वो वकालत के साथ साथ कोई और अगर प्रोफेशन अडॉप्ट करे तो उसका जो है लाइसेंस उस पर भी कैंसिल, उस पर एक्शन लिया जाएगा कि अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं। तो इसकी ज़रा डेप्थ बताएं कि ये क्या बात की गई है असल में। वकला जो है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? जी मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस ही हुई नहीं है, केस ही नहीं है, तो वो कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकता?
देखिए, इसमें जो बार एक्ट के मुताबिक है, उसमें जब लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट या पटिशनर्स है वो एक एफिडेविट देते हैं कि मैं वकालत ही करूँगा, वकालत से हटकर मैं कोई जॉब, डबल जॉब्स नहीं कर सकता, डबल ड्यूटी नहीं कर सकता। ये तो एक इतनी वसी फील्ड है कि इसके अंदर एक इंसान आ जाए तो उसे दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं होती। और मेरे ख्याल से स्पेशली जो लोग बाद का जॉब्स कर रहे होते हैं, किसी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, प्राइवेट पढ़े होते हैं, वो बार एप्लीकेशन दे देते हैं और वो उनकी मंजूर हो जाती है, लाइसेंस भी मिल जाता है। ये उनके लिए होता है जो सरकारी मुलाजम हैं या सिविल सर्वेंट हैं। वो कहते हैं चलो अब जब यहाँ से फारिग होंगे तो हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम इसमें फील्ड में आ जाएंगे। जो एक डे फर्स्ट का वकील है उसकी तो तवज्जो इस तरफ जाती ही नहीं है। अगर उधर जाती है तो फिर वो भी इसमें नहीं आता। ज़ाहिर है ये टफ़ जॉब है। पहले 1-2 साल एक वकील के लिए बड़ी टफ़ जॉब होती है और वो उस टफ़ जॉब से निकलता तो फिर वो कोई और काम नहीं कर सकता। अच्छा सर, जैसे आज का आपको पता है कि हमारा जो मेन मौजू भी वही है, इशू भी है कि जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है। अच्छा, सेक्शन 41 जो कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है वकील की, उसमें पहले भी बहुत प्रपोज सब सेक्शन ऐड किए गए हैं, लेकिन अब एक नया सब सेक्शन 6 इसमें ऐड कर रहे हैं जिसके तहत यह है कि एक वकील है और उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे उसने कोई वॉलेशन की है, कोई फ्रॉडरी किया है, कोई फ्रॉडलेंट काम किया है या किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व हुआ है तो उसका फॉर लाइफ जो है उसका लाइसेंस महरूम कर देंगे। तो सर ये फॉर लाइफ जो है वो तो एक पनिशमेंट जो है फॉर लाइफ वाली जैसे इंसान की होती है कि उसने ऐसा कह लें कि जैसे मर्डर अटैम्प्ट कर लिया तो फॉर लाइफ के लिए उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, किसास आ गई, दियत आ गई, ठीक है। लेकिन ये तो एक मामूली सा जो है वो एक लाइसेंस है, लाइसेंस के ऊपर भी इस तरह की वॉल्यूशन, इस तरह की पाबंदियाँ अगर लगा देंगे तो वकील बेचारा जो है वो किस अपने राइट से महरूम नहीं हो जाएगा इसमें। मैं इसमें आपको ये बात बताऊं कि कौन से महरुकात होते हैं जिनकी बिना पर एक वकील चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, अदालत में लड़ता है। मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं कि जब एक वकील लाइसेंस लेकर भी प्रैक्टिस करके जब अदालत में पेश होता है तो उसको इतनी करज नहीं होती कि वो किसी जज के सामने दबंग बात कर ले। उसको ये नहीं पता होता हमने खड़ा कहाँ होना है, इस राइट होना है या लेफ़्ट होना है, या हमने किस लैंग्वेज में बात करनी है, कितनी लाउड करनी है। ये कौन से महरुकात हैं जो एक वकील को जो है ना ये इस हद तक ये कि जी वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो इसकी जो बेसिक वजह है ना वो हमारा सिस्टम है। अब एक सिस्टम में एक बंदा जब डेस्परेट होता है ना फिर वो जाके कोई ऐसी हरकत हो जाती है या कोई छोटी मोटी बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया जिसका कोई एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसकी बेस पे आप उसका लाइसेंस मनसूख कर दें, ठीक है ना। मैं तो समझता हूँ ये गैर मुनासिब बात है फॉर लाइफ, क्योंकि इसके अंदर उसकी 20-25 साल की उसकी फैमिली की उसकी सबकी मेहनत लगी होती है। फिर वो काला कोट पहनता, वो इसलिए नहीं पहनता कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ, वो एक सिविल सिटीज़न है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो चाहता है कि मैं अपना मुकदमा पेश करूँ, मैं अपनी फ़ीस लूँ, मेरी नेक नामी मेरी वकालत से हो गई, अच्छा प्रेजेंटेशन है, ना कि ये हो गया जी वो लड़ाई झगड़े वाला है, ठीक है ना। ये वजूहत होती हैं, वो देखना पड़ता है कि वहाँ सिस्टम में क्या है, क्यों हुआ ऐसे। आप ये नहीं देखते वो लड़ पड़े, वो झगड़ पड़े, भाई उसके लिए आप उसको अगर एक शख्स ने किसी को थप्पड़ मारा तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गोली मार दें, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जब जहाँ भी कोई वकूआ होगा या कोई कार्रवाई होगी उसके लिए उस प्रेमिसेस में लॉ मौजूद है। वी आर ऑल बाउंड टू 4 कॉर्नर इन द लॉ। बा के जो 4 कॉर्नर हैं उसके अंदर हम बाउंड हैं। अगर वो कोई चीटिंग या फ्रॉड, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कोर्ट प्रेमिसेस में है उसके लिए लॉ अवेलेबल है, पीपीसी में सेक्शन अवेलेबल है। आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। जो वहाँ पर जो वकूआ होता है या कोई वारदात होती है उसको वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करके फिर उसको आप ट्रायल करें, जिसको वो सज़ा मिले तो फिर बार एक्ट वहाँ पर जो है अपना एक्शन ले सकता है कि जी ये पनिशमेंट होगी या कन्विक्टेड हो गया, और इसको अगर वो अपील नहीं करता तो वो भी उसका लाइसेंस मनसूख करें। अब ये नहीं कि कुछ मामूली सा कोई झगड़ा हो गया, कोई राह चलते क्लाइंट भी बड़े डेस्परेट हैं, वो भी वकील से वो कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें फ़ाइल दे दी ना तो समझो कि हमने तुम्हें हमें लिख कर दे दो कि हम हमारे ही हक में होगा, ठीक है ना। पैसे वो दे रहे हैं, वो फीस के पैसे नहीं, उनके जेहन में ये है कि बस ये अब हमारा हमने इसको मुकदमा दे दिया, अब ये जो और ब्लैक एंड वाइट करे, जो मर्ज़ी करे, हमें जो है ना रिलीफ दे कर दे,
जबकि उसका काम है आपका मुकदमा पेश करना, जजमेंट्स पेश करना, आर्गूमेंट्स देना, दलाइल देना और मुकदमा एक जज के पास पेश कर दिया। ताकत जो है, बॉल जो है जज के पास। अब वो उसको मंजूर कर ले, उसको रिजेक्ट कर ले, वो आपकी आर्गूमेंट से कन्विंस होता है या नहीं होता। नहीं होता, आप अगली कोर्स में चले जाएँ, उससे अगले फॉरम पे चले जाएँ। ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप कहें वहीं झगड़ लगड़ के हम अपना मामला कर लें, वो गलत बात है। सर आप मतलब इसका मतलब कि ये जो अमेंडमेंट आ रही है, पोस्ट अमेंडमेंट है, आप कंडेम करते हैं कि ये उसमें दोबारा जो है इसको रिव्यू करना चाहिए और इसमें कुछ बेहतरी जो है करनी चाहिए? जी, मैं यही समझता हूँ कि ये जो प्रपोज्ड है अभी, और मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, जैसा आप आपके खुद भी बड़े शागिर्द हैं, आप खुद एक उस्ताद भी हैं और आप लॉ की टीचिंग भी देते हैं, लॉ में आपने जो है बच्चों को बहुत ही मौका दिया हुआ है, तो कोई ऐसी आप बच्चों को बात या कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग देते हैं अपनी तरफ से? बीइंग अ सीनियर लॉयर, आप अपने जूनियर्स को क्या ट्रेनिंग देते हैं? बेसिक क्या आप उनको जो है वो बताते हैं कि जी लॉ प्रोफेशन में आना है तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है वो इस तरह अपने जो है फ्यूचर को जो है वो बनाना है, ये नहीं कि आपने जो अपने आप को 2 नंबर तरीके से ऊपर लेके आना। तो वो क्या ऐसी आप एजुकेट करते हैं अपने जूनियर्स को? वो ज़रा हमारे से शेयर करें, शायद जो है किसी का भला हो। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, जब मैंने लॉ पास किया है, अव्वल तो लोग जो है यहाँ पर अभी पेपर देते हैं ना पार्ट 3 के, तो प्रैक्टिस में आ जाते। मैं पास होने की भी 4 माह तक नहीं आया था और मैं ये सोचता रहा कि यार लोग जैसे कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं या कोई ऐसी बात, यार ये कैसा प्रोफेशन है, फॉर लाइफ इस पर मैंने चलना है, तो कहीं मैं गलत प्रोफेशन में ना चला जाऊँ। ठीक है ना? तो हलाल हराम का कंसेप्ट हमारे जहन में है, रिलीजियस माइंड होते हैं, हमने स्टेप लेना है, सोच समझ के लेना। ठीक है ना? तो अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई कुरान पाक से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसमें उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा तुमने इनसे कहा कि तुम मेरे बेटे हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ आप दिलों के भेद जानते हैं, मैंने इनको नहीं कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, आप गफूर रहीम हैं। यानी कि एक वकील जो है ना, अल्लाह का एक नाम वकील भी है, अल वकील। ठीक है ना? हमने सिफारिश करनी है, हमें हमारे पास कोई बंदा कोई केस लेकर आता है, हमने उसको पढ़ना है, उसके अंदर क्या जजमेंट्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी अच्छी तरह तैयारी करके उसके मुताबिक उसकी लॉ रेलिवेंसी पेश करके हमने मुकदमा पेश करना है और अब मुनासिब अपनी फ़ीस लेनी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उस पर अमल दरामद होना है। और ये जो आपकी तरबियत है ना, ये आपके घर से होती है, ये आके स्टेज पर नहीं होती। आप जिस घर से, जिस ख़ानदान से, जिस उस्ताद के शागिर्द होते हैं, वो आपको डे फर्स्ट से सिखाते हैं। और अगर जुर्म करने हो, इलीगल मींस अडॉप्ट करने हो, तो आप इस प्रोफेशन में आने की ज़रूरत क्या है? और बड़े तरीक़ेकार हैं, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है ना? और ये शौक़ है किसी को, किसी के राइट्स के लिए वर्क करना। ठीक है ना? अब इस चीज़ को, कैटेगरीज़ को किस तरह लेके प्रेजेंट करना है कि यार अल्लाह ताला ने हमें इसलिए चुना कि हम किसी का काम करें, किसी के काम के लिए हम, यानी कि हम निकले हैं, अल्लाह ताला ने उसमें रोज़ी भी रखा है। और अगर आपने जुर्म करना है, कोई चीटिंग करनी हो, तो वो आपके लिए ओपन रास्ते हैं सारे। वही एक वर्ड्स मैं दोबारा कहूँगा, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कि आपने रिस्क हलाल कमाना है कि अल्लाह ताला फरमाया जितना रिस्क आपका लिखा हुआ है आप उसे हलाल करके खा लें चाहे हराम करके खा लें, आपको मिलना ही मिलना उसको। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो आते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि भाई कि आपने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को ओए नहीं कहना, अपने ख़ानदान का जो है ना उसको प्रेजेंट करना कि यार ये किसी अच्छे ख़ानदान से है, किसी अच्छे उस्ताद का शागिर्द है। अपने दामन पे दाग नहीं लगने देना, अगर दाग लग गया तो पिछली नस्लों को, बड़ों को लग जाएगा और आने वालों को भी लग जाएगा ये चीज़। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई है। अब्दुल करीम खान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो चाहते हैं कि जो हमारा बार पिटिशन एक्ट है इसको इस तरीके से अमेंड ना किया जाए। मे बी शायद इसके लिए कोई और अमेंडमेंट, किसी और तजवीज़ की ज़रूरत है। तो वी होप कि आने वाला जो फ्यूचर है वो लॉयर्स के लिए जो है वो कुछ ट्रबल फ्री हो। तो इसी बात से अब हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।